दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटल शिप लगती है, पर असल में ये एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये ना सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स है जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल, शॉप्स और सिनेमा सहित यहाँ वो तमाम फैसिलिटी थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? दोस्तों, इस आइलैंड को हाशिमा कहा जाता है, जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हाशिमा की कहानी इनसे अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड हरे भरे हैं, लेकिन हाशिमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहां प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हाशिमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हाशिमा से थोड़े ही दूर टाकाशिमा पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर गहीता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप पावर पोर्ट था जहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकनी थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएस अपनी सेलिंग शिप को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफिलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशिमा के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी इन्होंने आसपास के आइलैंड का रुख किया, जिसमें हाशिमा अकेला ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना काफी था, इसीलिए 19th सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी जिसने हाशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समंदरी लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज ये आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हाशिमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह काफी कम थी, लिहाजा मित्सुबिशी ने यहाँ कंक्रीट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ रह सके। ये उस वक्त जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। उसके बाद हाशिमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती गई और मित्सुबिशी यहाँ नए कॉम्प्लेक्स भी बनाता चला गया। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए गए। 1941 में हाशिमा आइलैंड पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 15.5 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहाँ 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई।
गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हशीमा आइलैंड 335 लोग एक एकड़ में रहते थे। जो वर्कर यहाँ रहते थे उनका कहना है कि एक कमरा 3 वर्कर शेयर करते थे, लेकिन उसमें जगह सिर्फ 2 वर्कर्स के सोने की थी। तीसरे वर्कर्स को कबर्ड में सोना पड़ता था। माइंस की बात की जाए तो वो हशीमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे बनाई गई थी, जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमा आइलैंड की कोल माइंस पर काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइंस पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्त उलट दिया गया तो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशीमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटी भी बनवाई, जैसे कि सिनेमा, जिम्नेशियम, हाई स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर। यहाँ ये तमाम फैसिलिटी वर्कर के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइंस बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हशीमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था। लेकिन ये वो वक्त था जब दुनिया में कोल इंजिन्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदा करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे भी मुश्किल थी, क्योंकि ये एक तो मेनलैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्च आता था। इन सब डिफिकल्टीज की वजह से अब हशीमा कोल माइन प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970 में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको दूसरी फैसिलिटी में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हशीमा कोल माइन को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमा आइलैंड को छोड़ दिया। हशीमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमा साउथ चाइना सी में एक भूला हुआ खंडर आइलैंड का मंजर पेश करता है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इन आइलैंड को सील कर रखा था और इसकी वायलेशन करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्स लेबर कैंप की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि ये रूल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हशीमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से डिस्कवर किया गया और घोस्ट टाउन की शक्ल में ये काफी फेमस भी हो गया, खास तौर पर उनके बीच जो घोस्ट टाउन्स या खंडरात देखने के शौकीन थे। 2005 में जापान ने हशीमा आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रेनफोर्स कंक्रीट काफी गल सड़ चुका था और हार्श वेदर कंडीशन की वजह से ये काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफून की वजह से गिर चुकी है और दूसरे बिल्डिंग्स गिरने के करीब करीब है। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस घोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी के काफी थ्रिलर सीन्स को भी हशीमा आइलैंड्स में शूट किया गया था। 2009 में जापान ने हशीमा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि ये उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है, जिनको फोर्सफुली लाकर उनसे माइंस के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार उनके बीच कॉम्प्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहाँ 1940 में फोर्स लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्स लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो भरपूर पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।